के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भीमा मंडावी हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर मामले में एनआईए ने पेश की है चार्जशीट। भीमा मंडावी हत्याकांड में स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र, कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। 9 अप्रैल 2019 को भीमा मंडावी की हत्या की गई थी और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ था। तो ये इसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया। एनआईए ने पेश की कोर्ट में चार्जशीट और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, आज एनआईए ने पेश की है चार्जशीट, पूरा मामला बताएं, पूरी जानकारी दें, क्या कुछ चार्जशीट में लिखा गया है? बिल्कुल, देखिए 2018 चुनाव में बस्तर संभाग से एकमात्र बीजेपी के विधायक जो भीमा मंडावी थे, उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जब वो चुनावी प्रचार पे थे तो 9 अप्रैल 2019 को उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे उनके सहित 5 लोगों की मौत हुई थी। मामले में पहले राज्य सरकार ने पुलिस की जांच के लिए कहा था, पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन केंद्र के निर्देश के बाद मई में एनआईए ने केस को फाइल किया। उसके बाद लगातार तफ्तीश जारी रही, जांच पड़ताल जारी रही और अपने जांच के दौरान कुल 6 लोगों की गिरफ्तारियां भी एनआईए के द्वारा की गई। साथ ही साथ जिन 33 लोगों को कुल आरोपी बनाया गया, जिनमें से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अब जो पूछताछ के आधार पे जो खुलासे हुए, जो लगातार लिंक निकलते गए, कुछ नक्सलियों के बड़े नाम भी निकल के सामने आए, कुछ बड़े अपराधियों के भी नाम निकल के आए। सभी से पूछताछ करने के बाद लंबी पूछताछ की गई सभी 6 गिरफ्तार आरोपियों से। उनसे पूछताछ और उसके बाद जांच के आधार पे ही ये पूरा चार्जशीट तैयार किया गया है। न केवल आर्म्स एक्ट बल्कि कई संगीन धाराओं के तहत भी ये पूरा चार्जशीट तैयार किया गया है। अब संभवतः ये माना जा सकता है कि चार्जशीट पेश होने के बाद अदालत सुनवाई के बाद अपना फैसला देगी, लेकिन एनआईए की तरफ से महज 1.5 साल के भीतर ये चार्जशीट पेश की गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो चार्जशीट पेश की गई एनआईए की तरफ से और इसमें कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो 9 अप्रैल 2019 को भीमा मंडावी की विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ये पूरा मामला सामने आया है। विधानसभा चुनाव के बाद ये हत्या की गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है, कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज मंत्रालय महानदी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये प्रतिमा विधानसभा में स्थित गांधी प्रतिमा की ही तरह होगी। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अनावरण करेंगे और इसके अलावा आज गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय से राज्य में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। दुर्ग जिले को सीएम 253 करोड़ 61 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 39 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण शामिल है। तो आज सीएम भूपेश बघेल मंत्रालय महानदी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये प्रतिमा विधानसभा में स्थित गांधी प्रतिमा की ही तरह होगी। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अनावरण आज करने वाले हैं। और साथ ही बता दें कि दुर्ग जिले को सीएम आज 253 करोड़ 61 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 39 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण शामिल होगा। साथ ही आज गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय में राज्य में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो चूंकि कोरोना काल है और इस वजह से सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। सीमित संख्या में ही पूरा कार्यक्रम होना है और इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही वे दुर्ग जिले को सीएम करोड़ों की सौगात देंगे और साथ ही प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो मंत्रालय महानदी परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण आज होगा और ये प्रतिमा ठीक वैसी ही है जैसे कि विधानसभा में है
और सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका अनावरण करेंगे। इसके अलावा गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन भी करेंगे। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्वविद्यालय बना है। राज्य में उद्यानिकी विकास को इसके जरिए से बढ़ावा मिलेगा और साथ ही दुर्ग जिले को भी आज करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। तकरीबन 253 करोड़ 61 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग वासियों को देने वाले हैं, जिसमें कई सारे विकास काम होंगे। तकरीबन 39 निर्माण कार्यों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण इस दौरान शामिल है। तो दुर्ग को एक तरफ सौगात मिलेगी, दूसरी तरफ गांधी जयंती पर सीएम सौगात देने वाले हैं। और सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, प्रमुख कार्यक्रम आज गांधी जयंती के खास मौके पर मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और आज दुर्ग वासियों के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। ममता, बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और ये वजह है कि प्रदेश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश में कई सौगातें भी दी जा रही है और अगर हम बात करें दुर्ग जिले में 253 करोड़ के करीबन 39 जो विकास कार्य हैं उनका जो है वो शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही लोकार्पण किया जा रहा है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसी में 55 लाख का बना हुआ जो है वानिकी एवं उद्यानिकी जो महाविद्यालय है उसका भी आज जो है वो लोकार्पण किया जाएगा। कांकेर जिले में जो गांधी ग्राम बनाया गया है उसकी भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें 100 जो प्रशिक्षणार्थी है वो रह सकते हैं और तमाम तरह के जो प्रशिक्षण है, जो वहाँ के जो कलाकार हैं, एक तरह से कहें कि चाहे बांस का काम हो, चाहे अलग अलग जो काम है जो करते हैं उसका जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहाँ पे रह के वो उस चीज को सीख सकते हैं ताकि कौशल उन्नयन जो है उसके तहत ये किया जा रहा है और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो है वो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा बनाई गई है विधानसभा में, जिस तरह से प्रतिमा है उसी की तर्ज पे बनाया गया है, उसको जो नया रायपुर में हमारे मंत्रालय में, तो उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। जी बिल्कुल ममता, और आप लगातार बनी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आज कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जहां सीएम भूपेश बघेल कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे, तो वहीं आज कांग्रेस कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन भी कर रही है। साथ ही आज गांधी जयंती को किसान मजदूर दिवस के रूप में मना रही है और आज से कांग्रेस का 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अभियान भी चलेगा और 10 अक्टूबर को किसान सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसे सीएम भूपेश बघेल के अलावा राहुल गांधी की भी संबोधित करेंगे। किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसमें राहुल गांधी भी इस विरोध में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास है। राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी शामिल हो सकते हैं। तो आज से प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में 10 अक्टूबर को आज कांग्रेस आज से शुरुआत करी। 10 अक्टूबर तक इनका ये विरोध प्रदर्शन चलेगा, जहां कृषि विधेयक को लेकर कृषि कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस शुरू करेगी और इस प्रदर्शन को सीएम भूपेश बघेल शामिल रहेंगे और साथ ही राहुल गांधी के भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ममता जुड़ी हुई हैं। ममता, आज से प्रदेश भर में प्रदर्शन की शुरुआत होने जा रही है और मजदूर दिवस के रूप में आज गांधी जयंती मना रही है कांग्रेस। देखिए अगर हम बात करें तो कृषि सुधार कानून को लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंप चुके हैं राज्यपाल के पास में। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज तमाम जो ब्लॉक स्तर पर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जो कांग्रेस है उसका कहना है कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम बात करें तो जो किसानों की बर्बादी का ये कानून है और उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर जो है वो सड़क पर उतर रही है और अब ब्लॉक स्तर से पे भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं जगह जगह पर। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि वो किसानों को से ज्यादा संपर्क करें, उन्हें बताएं कि ये जो कानून है इसकी क्या जो खामियां हैं। और कांग्रेस का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता वो लगातार जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जाहिर तौर पर आज भी चूंकि गांधी जयंती, उनका कहना था कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा किसानों को और मजदूरों को मजबूत बनाना चाहते थे, और लेकिन अब जो केंद्र सरकार कर रही है
वो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन करता है, उनके अधिकार छीनता है और किसान जो है वो फिर से एक बड़ी तंगहाली में जो है वो फंस सकते हैं। जमाखोरी बढ़ेगी इस कानून के चलते और उनका आरोप है कि ये जो है ये पूरे प्लान के तहत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। चलिए बिल्कुल ममता, और आप लगातार बनी रहें। तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन आज से शुरू करने जा रही है और मजदूर दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाएगी। 10 अक्टूबर तक ये लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं किसान संगठनों का किसान सत्याग्रह आज से शुरू हो रहा है। कृषि विधेयक के विरोध में आज उपवास रखकर किसान सत्याग्रह करेंगे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किसान इसका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार से कृषि विधेयक वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि वे किसान हैं, लेकिन उन्हें अपने हित के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। ममता जुड़ी हुई है। ममता, किसान सत्याग्रह की शुरुआत आज से होने जा रही है। किसान संगठनों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है और उनका ये कहना है कि जो कृषि विधेयक है उसको सरकार वापस ले, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है ममता कि उनका कहां पर हित है और कहां पर अहित है। और ये जो कृषि विधेयक है ये कहीं ना किसानों के पक्ष में बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। ममता, देखिए, किसान संगठनों का कहना है कि इसको कानून को लेकर उनसे कोई बात नहीं की गई। दूसरी बात यह कि लगातार उन्होंने जो विरोध जताया केंद्र सरकार के खिलाफ उसको एक तरफ कर दिया गया। किसान संगठन जो है इसी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और पिछले दिन उनकी बैठक भी हुई थी। इसके साथ ही नवंबर में जो है वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो वहां पर मोर्चाबंदी की जाएगी। आज जो है वो आजाद चौक में वो बैठेंगे, चूंकि महात्मा गांधी की जयंती है और आजाद चौक में गांधी जी की जो प्रतिमा है उसके नीचे वो बैठेंगे। सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने जो है सत्याग्रह के जरिए ही एक तरह से कहें, जो किसान संगठन का कहना है कि अंग्रेजों को भगाया था और हर उस काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी जो कहीं न कहीं किसी के जो अधिकारों का हनन करता है। तो आज जो है वो किसान संगठन लगातार इस विरोध प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार को केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे किसानों के जो हितों की है वो हितों की अनदेखी होती है। मंडी प्रथा जो है वो मंडी का जो चलन है वो खत्म हो जाएगा, जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही जमाखोरी बढ़ेगी। किसान जो है अपनी जो फसलें हैं, जो भी अपना उत्पाद है वो आने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाएगा। आज अब समर्थन मूल्य में सरकार जिस रेट पे धान खरीदी करती है या जो भी फसल खरीदी करती है, कोई भी व्यापारी जो है उस जो रेट में किसानों से नहीं खरीदता है, वो उससे नीचे ही खरीदता है और वो इस मौके की तलाश में रहता है कि कब ऐसी परिस्थितियां आए कि वो किसानों को मजबूर कर सके कि वो अपने मन मुताबिक जो रेट है उससे किसानों से जो है वो फसल खरीद सके। तो कहीं ना कहीं इस कानून में किसान संगठनों का कहना है कि बहुत पेच है और उनका कहना है कि इससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और ये वजह है कि वो अभी से अब सत्याग्रह पे बैठ रहे हैं, सड़कों पर उतरेंगे और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता उनका कहना है कि वो लगातार इसको प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, लेकिन अब ये मनमानी नहीं चलेगी। चलिए बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी, कृषि विधेयक कानून वापस लेना होगा, ये कहना है किसानों का। वहीं अगली खबर का रुख करेंगे, उसके पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट
सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर की लापरवाह स्वास्थ्य सेवाओं ने एक दिव्यांग बुजुर्ग की जान ले ली। कोरोना संक्रमित होने की आशंका से पिकअप में लाद कर लाए गए गरीब बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया और इलाज के अभाव में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बगीचा विकासखंड के घोघर निवासी एक दिव्यांग बुजुर्ग कई दिनों से बीमार थे। खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इस वजह से कोरोना की आशंका पर बुजुर्ग और उसके परिवार को ग्रामीणों ने अलग थलग कर दिया। बाद में बुजुर्ग को इलाज के लिए कुर्रोग स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। लेकिन 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। हमारे संवाददाता दीपक सिंह मौके पर पहुंचे और उनके दखल के बाद देर रात डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन देर रात बुजुर्ग की मौत हो गई। तो आप देखिए जशपुर का ये पूरा मामला है, जहां बुजुर्ग की अचानक से तबीयत खराब हुई थी। हालांकि पिछले काफी वक्त से बीमार था, खांसी आ रही थी, सांस लेने में तकलीफ थी। कोरोना की आशंका के चलते हॉस्पिटल जब पहुंचा तो उन्हें रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल, जहां पर उनको समय पर इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। जैसे जो व्यक्ति जो बीमार था ना, वो काफ़ी बहुत दिन से पहले बीमार था और हम लोग को पता नहीं चला और वहाँ के लोग भी थोड़ा दूर दूर रह रहे थे, तो पता चला तो तत्काल हम लोग आज सर पर सोचे एक्शन लेते हुए 11 बजे रवाना कर दिए। रवाना के बाद महादीनाड़ पहुँचे। महादीनाड़ में बोले कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसी पिकअप के माध्यम से बगीचा हम लोग भेज दिए और यहाँ शायद एडमिट हुए। अब पता चला कि शायद एक्सपायर हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर क्यों अस्पताल में भर्ती नहीं किया, क्यों समय पर इलाज नहीं दिया गया बुजुर्ग को? रीनू, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है जिसमें बढ़ता जा रहा है, तो ग्रामीणों के साथ साथ कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना को लेकर एक भयभीत नजर आ रहा है। और इस मामले में जो है मैं आपको बताऊं कि कल 11 बजे गांव में जो है सरपंच सचिवों ने इस बीमार बुजुर्ग को पिकअप के सहारे कुर्रोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा था और वहां पर घंटों इंतजार कराने के बाद उनको बिना देखे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा रेफर कर दिया गया। और बगीचा अस्पताल पहुंचने के बाद जब उन्होंने जो पिकअप के ड्राइवर हैं और जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने इलाज के लिए मांग की, तो उनका कहना था अभी छुट्टी हो चुकी है और 5 बजे के बाद ही डॉक्टर आ पाएंगे और देख पाएंगे। और इस दौरान 4-5 घंटे जो है जो मृतक है वो इलाज के लिए तड़पता रहा। शाम को 5 बजे डॉक्टर पहुंचते हैं और वो पिकअप में ही इस मृतक को देखते हैं। उस वक्त तक ये जीवित था और वहां पर पिकअप में ही इसका इलाज किया जाता है। जब इस मामले की जानकारी हमको लगती है, हम वहां पहुंचते हैं तो मीडिया को देखकर जो है उस जो मृतक है उसको अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है और अस्पताल के अंदर उसका इलाज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक समाज का क्रूर चेहरा भी देखने को मिला है, क्योंकि ये बुजुर्ग जो है निसहाय है, इसके परिवार के लोग भी इस बुजुर्ग का साथ नहीं दिए और ये पिछले कई दिनों से बीमारी से तड़प रहा था। लेकिन ग्रामीणों ने कोरोना के संक्रमण के भय से इससे किनारा कर दिया था। यहाँ तक कि जिस हैंडपंप से ये लोग पानी देते थे, उस हैंडपंप से भी ग्रामीणों ने पानी देने से इनकार कर दिया था और मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं समाज भी यहाँ पर एक इनके प्रति जो है निसहाय भावना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इंसान खुद की बीमारी से कम पहले समाज की जो बेरुखी होती है उससे ज्यादा प्रताड़ित होता है, उससे ज्यादा परेशान होता है। आप जरा सोचिए कि पानी देना भी जब बंद कर दिया जाएगा परिवार को, तो उसका गुजारा कैसे होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि परिवार अब बहुत परेशान भी है, क्योंकि समाज भी दोहरा व्यवहार कर रहा है और बुजुर्ग की भी जान चली गई है। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को 2551 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 358 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कल कोरोना से 29 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कल 2235 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही पिछले 3 दिनों से, जहां रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहां पर 30,468 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,16,153 है। कोरोना से अब तक 986 लोगों की जान जा चुकी है और 84,699 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।
बेमेतरा के शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने गए 5 दोस्तों में से एक की नदी में बहने से मौत हो गई, जबकि 4 दोस्तों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बता दें कि शिवनाथ नदी में बीते 3 महीने में 8 लोगों की मौत बहने से हो चुकी है और बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने बिरला ब्लॉक के चटुआ एनिकेत के पास आया था और इसी दौरान नहाने के लिए सभी दोस्त नदी में उतरे और उनमें से एक बह गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कोमल जुड़ गए हैं। कोमल, ये कई बार हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और एक बार फिर से ऐसे ही मामला है जहाँ पर युवक की जान चली गई। क्या कोई रोक टोक नहीं है वहां पर अभी भी? देखिए रोनू, यही बड़ा हैरानी की बात लगती है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये कहना रहता है कि इस तरह के निकट में निगरानी करने के लिए उनके पास में अमला नहीं है। वही रेनू, इसमें दूसरी दिक्कत प्रशासन को भी होती है कि देखिए, अगर 3 महीनों में 8 लोगों की मौत हुई है, मगर एक मृतक अगर डूबने से किसी की मौत होती है तो प्रशासन उसको 4 लाख रुपए मुआवजा देती है। इस हिसाब से प्रशासन का भी पिछले 3 महीनों में न केवल 8 लोगों की जान गई है, बल्कि जिला प्रशासन का भी 40 लाख रुपए इनको मुआवजा देने के लिए खर्चा हुआ है। अगर इन राशि को उनके निगरानी के लिए करते तो इतने लोगों की जान भी बच जाती और प्रशासन का इतना रकम भी बच जाता। वहीं लोग भी इस बात को समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि चंद रुपयों के मछली पकड़ने के लिए इस तरह के हादसे में लगातार होते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी वो किसी तरह से सबक नहीं लेते जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की भी मछली पकड़ने के दौरान में मौत हुई, वो ज्यादातर यंग लोग थे, ज्यादातर वो थे जो आने वाले समय में देश के भविष्य बनते। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों के लिए लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जो जरूर चिंता का विषय है। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही है। मछली पकड़ने गए थे और इसी दौरान पानी के बहाव में बह गया युवक, उसकी जान चली गई। 5 साथियों में से 4 की जान बच गई और एक युवक की इसमें मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि 3 महीने में 8 बार हादसे हो चुके हैं और इसके बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया। जैसा कि आपने सुना है, यहाँ पर कोमल ने बताया कि 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। यदि 4 लाख रुपए मुआवजा न देते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। महासमुंद के अरंड रेलवे हॉल्ट पर आज एक दंतेल हाथी आ धमका और स्टेशन पर उसने घंटों उत्पात मचाया। स्टेशन पर हाथी देख जहां मुसाफिर इधर उधर भागने लगे, वहीं रेलवे कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूल गए। ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिगड़ैल हाथी को वहां से निकालें। देर रात तक हाथी स्टेशन के करीब चरौदा डैम के पास बना हुआ है और वन विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो देखिए, दंतेल हाथी आ घुसा है और इसके बाद अब लोगों के अंदर डर का माहौल है। गुस्सैल हाथी का तांडव देखने को मिला है। रेलवे परिसर में अब लोग डरे हुए हैं। वन विभाग की टीम हालांकि मौके पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हाथी काफी गुस्से में है, काफी नुकसान भी कर चुका है। और हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी तक कोई व्यक्ति इसके सामने नहीं आया है। बाप रे बाप, कैसे किया देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन